अच्छा, तो आइए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बेहद सख्त लेकिन बहुत ही दिलचस्प विषय पर। एक वैधानिक जनरल मीटिंग या आम बैठक का पूरा जीवन चक्र। कंपनियों के लिए ये कानूनी अनुपालन और बैठकों के नियम कितने कड़े होते हैं और इन पर कैसे अमल किया जाता है, आज हम यही गहराई से समझेंगे। अब 2024 का साल इस मामले में एक टर्निंग पॉइंट है। कॉर्पोरेट कंप्लायंस के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, लगातार बदलते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि संशोधित सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 या जिसे हम SS2 कहते हैं, 1 अप्रैल 2024 से पूरी तरह लागू हो चुका है। मतलब अब कॉर्पोरेट जगत में होने वाली हर आम बैठक को बिना किसी चूक के इन नए मानकों पर खरा उतरना ही होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरी नियमावली आती कहाँ से है? इसका सोर्स है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI का आधिकारिक दस्तावेज। ध्यान रहे, ये कोई साधारण नियम पुस्तिका नहीं है। ये केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत वो मजबूत नींव है जिस पर हमारी पूरी कॉर्पोरेट पारदर्शिता टिकी हुई है। तो चलिए इस जटिल कानूनी भाषा को थोड़ा आसान बनाते हैं और इसे एक मीटिंग लाइफ साइकिल की तरह समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, SS2 का जनादेश, फिर मीटिंग से पहले की शर्तें, उसके बाद कोरम और प्रॉक्सी, फिर वोटिंग के नियम और अंत में मीटिंग के मिनट्स और रिकॉर्ड्स। शुरुआत करते हैं पहले चरण से, SS2 का जनादेश। एक बात एकदम साफ कर दूं, 1% कंपनी यानी OPC को अगर छोड़ दें तो ये नियम भारत में बनी लगभग हर प्रकार की कंपनी पर अनिवार्य रूप से लागू होता है, कोई छूट नहीं। और ये कोई सुझाव नहीं है, बल्कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 205 के तहत एक सख्त कानूनी आदेश है। इसके अनुसार ये सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी के कंधों पर होती है कि कंपनी सभी लागू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का पालन करे। सच कहूं तो कंपनी सेक्रेटरी ही वो अहम कड़ी है जो इस पूरे हाई स्टेक्स प्रोसेस को सही दिशा में ले जाने का काम करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बैठक पूर्व शर्तों की तरफ। इसे आप किसी भी बड़े इवेंट का प्री प्रोडक्शन फेज समझ सकते हैं। यहीं पर सारे बुनियादी नियम तय किए जाते हैं ताकि बाद में कोई कानूनी अड़चन या विवाद न खड़ा हो। इस प्री प्रोडक्शन में 21 का ये आंकड़ा रट लीजिए। किसी भी मीटिंग को बुलाने के लिए 21 स्पष्ट दिनों का नोटिस देना एक बेहद कड़ा और अनिवार्य नियम है। और हाँ, यहाँ गणित बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जिस दिन नोटिस भेजा गया है और जिस दिन मीटिंग होनी है, उन दोनों दिनों को इन 21 दिनों की गिनती से बिल्कुल बाहर रखा जाता है ना दिलचस्प? एक और बेहद जरूरी बात, अगर मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस या विशेष कार्य होने वाला है तो वहां पूर्ण पारदर्शिता चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही विस्तृत व्याख्यात्मक विवरण या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना ही होगा। और तो और इस बात का पूरा खुलासा करना भी अनिवार्य है कि क्या किसी भी डायरेक्टर या मैनेजर का उस कार्य में कोई वित्तीय हित या फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं जुड़ा है। अब आते हैं सीधे मेन इवेंट पर, यानी तीसरा चरण, कोरम और प्रॉक्सी। ये वो हिस्सा है जो असल में ये तय करता है कि मीटिंग को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए किसकी उपस्थिति जरूरी है। पब्लिक कंपनियों के लिए एक वैध कोरम का गणित पूरी तरह से सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर सदस्य 1000 तक हैं तो कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। 1000 से 5000 के बीच हैं तो 15, और अगर 5000 से ज्यादा सदस्य हैं तो 30 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद होना अनिवार्य है। और सबसे खास बात, ये कोरम सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि पूरी मीटिंग के दौरान बना रहना चाहिए। अब जरा इन पब्लिक कंपनियों की भारी भरकम शर्तों की तुलना प्राइवेट कंपनियों से कीजिए। अंतर बिल्कुल साफ नजर आएगा। प्राइवेट कंपनियों के लिए नियम बहुत ही सीधे और आसान हैं। एक वैध कोरम पूरा करने के लिए केवल 2 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना ही काफी माना जाता है। कोरम के बाद बात करते हैं प्रॉक्सी की। अगर कोई सदस्य खुद नहीं आ पा रहा है तो जाहिर है वो अपनी जगह किसी और को भेज सकता है। लेकिन जरा रुकिए, एक प्रॉक्सी किन शर्तों पर अमान्य हो सकता है? अगर फॉर्म पर सही स्टैंप नहीं लगा है, प्रॉक्सी का नाम ही गायब है, या फिर वो मीटिंग शुरू होने के 48 घंटे के भीतर रिसीव हुआ है, तो वो सीधा खारिज हो जाएगा। और सबसे अहम नियम, अगर प्रॉक्सी फॉर्म पर तारीख नहीं है तो वो पूरी तरह से शून्य और अमान्य है, कोई बहस नहीं। चलिए अब कॉर्पोरेट जगत के उस सबसे अहम पल की ओर बढ़ते हैं जिसका सबको इंतजार होता है, मतदान और पोलिंग के नियम। ये वो समय है जहां कंपनियों के बड़े और पारदर्शी फैसले लिए जाते हैं और सदस्य अपने वोटिंग राइट्स का असली इस्तेमाल करते हैं।
ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट को लागू करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको बोर्ड की मंजूरी लेनी होती है, फिर एक निष्पक्ष चुनाव अधिकारी यानी स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद वोटिंग का अधिकार तय करने के लिए एक कट ऑफ डेट सेट होती है और आखिर में नोटिस भेजकर मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अच्छा, इन कॉर्पोरेट नियमों में कुछ बेहद अजीब और दिलचस्प बातें भी छिपी हैं। ध्यान से सुनिएगा। जहां बिना तारीख वाले प्रॉक्सी को देखते ही खारिज कर दिया जाता है, वहीं हैरानी की बात यह है कि बिना तारीख वाला पोस्टल बैलेट पूरी तरह वैध माना जाता है, बशर्ते वो समय पर पहुंच जाए। है ना कमाल की बात? और हाँ, एक और बात, मेंबर्स को लुभाने के लिए मीटिंग में कोई भी गिफ्ट, कूपन या कैश बांटना सख्त मना है, तो वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम चरण पर, मीटिंग के मिनट्स और रिकॉर्ड्स। देखिए, मीटिंग खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम पूरा हो गया। भविष्य की किसी भी कानूनी जांच पड़ताल के लिए हर एक छोटे बड़े फैसले का सटीक दस्तावेजीकरण करना बेहद अनिवार्य है। और इन मिनट्स को सुरक्षित रखने के नियमों में कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाती। मीटिंग खत्म होने के 30 दिनों के भीतर पूरी कार्यवाही का रिकॉर्ड दर्ज हो जाना चाहिए। इस पर चेयरमैन के साइन और तारीख का होना एकदम जरूरी है। इन्हें हमेशा एक समान फॉर्मेट में मेंटेन करना चाहिए और हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। और अगर ये रिकॉर्ड्स डिजिटल हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक टाइम स्टैम्प का होना भी अनिवार्य है। तो इस पूरी कड़ी कानूनी प्रक्रिया को बारीकी से समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। क्या आज के हमारे ये आधुनिक कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स वास्तव में सुरक्षित और पारदर्शी हैं, या फिर ये केवल नियमों की खानापूर्ति बनकर रह गए हैं? देखिए, SS2 जैसे कड़े मानकों का असली लक्ष्य सिर्फ कागजी काम बढ़ाना नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को कायम रखना है। अब ये वो सवाल है जिस पर भविष्य के कॉर्पोरेट प्रशासन को बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है।